So, Ayush, welcome to this very amazing, important session. Wishing you and the entire team a very happy Christmas and a very amazing New Year also. Somebody texted me कि ये वाला साल भी अब खत्म होने वाला है एंड it struck me like anything कि भाई अभी अभी तो शुरू हुआ था. अभी थोड़े दिन पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था. तो आई थिंक it has been a good year and Ayush, going across to you, इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फ्रॉम द जीडीपीआई स्टैंड पॉइंट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिक थॉट प्रोसेस एंड देन लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. गुड इवनिंग एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. विंटर सबका अच्छा चल रहा है. सो टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यूज. सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यूज प्रिपरेशन इज, जो सबसे पहला चीज जो मैं बोलता हूँ यार, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. राइट. वहां से आपको जो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा. आई डोंट थिंक कि कोई अदर सोर्स विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थॉट प्रोसेस. आप सोचते क्या हो, चाहते क्या हो. इंटरव्यूज में बेसिकली वी आर नॉट ऑलवेज इंटरेस्टेड अबाउट नोइंग नंबर्स. बट नंबर्स तो सबको पता होंगे यार. वी कैन ऑल एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिमेम्बरिंग नंबर्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज नंबर्स, राइट, इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर इंडिया किसी पर्टिकुलर सेक्टर में X% ऑफ जीडीपी खर्चा करता है, how does it mean, how does it matter, how is it different from any other countries. One thing. So when we talk about reading newspapers, सबसे ज्यादा problematic होता है when we read the business and economics section. And basically this particular session will act as a premise for you कि आप जाओ यहाँ पे, you just you know sensitize with all the terms and terminologies. This will help you in better understanding the current affairs, what is happening right now. Secondly, interviews usually, like I always quote this, that it happens during the time when budget is a hot topic, right? And unless and until you don't have an understanding about budget, its key terms, uh, वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. And Indian economy itself is so complex yet so interesting to know. We have so many sectors. हर सेक्टर का एक अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है. जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अलग होता है. एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन अलग होता है. और इन दोनों में जब एक सिंक नहीं होता है तो उससे क्या चैलेंजेस होते हैं, वो होता है. हम लोग वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन. ये सारी चीजें हम लोग इस पे कवर करेंगे. हाउ हाउ डू वी एस्टिमेट जीडीपी. हमारा जीडीपी एस्टिमेट कितना सही है, कितना गलत है, कौन सी वैल्यू करती है जीडीपी एस्टिमेट. ये सारा चीज हम लोग भी पढ़ेंगे, राइट. सो दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल एक्ट एज अ premise फॉर यू व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग बजट. जो पोस्ट कैट का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासेस होता है हमारा, जो बजट 1 फरवरी को जो हम डिस्कस करते हैं रात में 12 बजे. सो ये काफी हेल्प करेगा. Absolutely. So these are building blocks, friends, for the budget session. We obviously can't get into the budget session directly. And also these sessions will help you make yourself comfortable for all the news that you will be reading. For starters, I'm hoping everybody is reading Litmus News every day, which is getting refreshed at a daily level. And we've also started with the current affairs boosters. So there are 3 boosters which have already been added. There'll be 12 more coming, which will effectively summarize the season for you. And then there are these important sessions that we will be doing effectively to help upgrade. And also because very honestly, when I also mentioned, right? So people like Ayush will, start understanding news very, very quickly. But what about people like, me? उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनको इकोनॉमिक्स का और ये इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हम काफ़ी बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे और एकदम आपको एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे. सो यू विल एंजॉय दिस ऑल्सो एंड रिलैक्स, एंजॉय, कॉन्सेंट्रेट एंड मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज सेशंस. तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले टू इफेक्टिवली टॉक अबाउट दिस ईयर, लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट ईयर. सबसे पहले इस सीजन को, इस साल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है that we understand what happened last year. Okay. Even before we get into what happened last year, let's understand some of the key terminologies first, right? So let us start with how to measure GDP. And even before that, if you can all tell us in the chat कि GDP होता क्या है. What is GDP? What's your understanding of GDP? पहले आप फटाफट चैट में बताइए, उसके बाद हम वहां से बिल्ड करेंगे.
ठीक है मोहित, वील टेक क्वेश्चन सेपरेटली। अभी के लिए लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशंस। एक प्राइमरीली वील कीप टेकिंग क्वेश्चंस आल्सो, इफ यू हैव एनीथिंग, राइट? ऑल राइट। सो जीडीपी, बहुत सारे लोगों ने फुल फॉर्म ही बता दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट्स देयर। ओके। ओके, ठीक है। सो जीडीपी इज, ओके, सो आई थिंक काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, लेट मी शक्तियां आपको वापस लौटा दी गई हैं। ओके, नाउ लेट मी मूव अक्रॉस टू आयुष। आयुष, हाउ डू यू एक्सप्लेन जीडीपी टू, लेट्स से, पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स एज सच? Mhm. So GDP is nothing but it is the money value, the monetary value of all the goods and services that are produced within the economy at a given time frame, which is a financial year, accounting year. कहने का मतलब ये हुआ कि we all are doing some economic activities, right? We are producing goods, we are rendering services. At the end of the day, whatever we are selling in the form of goods and services, it has a monetary value attached to it because it is economics, right? So whatever is being, produced within the geography, either goods or services, उसका जो भी monetary value है, उसको अगर हम summation कर देंगे, that would straight away would mean GDP, right? Gross Domestic Product. आपका इकोनॉमी कितना फ्लरिश कर रहा है, कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, जीडीपी इज द परफेक्ट इंडिकेटर टू नो दैट. एंड जीडीपी एक्ट्स लाइक अ बेस टू रिप्रेजेंट एनीथिंग, राइट? जैसे कि अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगर किसी को पता होगा, तो हम लोग हर चीज को रेवेन्यू के परसेंटेज में दिखाते हैं कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉस्ट इतना है, X% ऑफ रेवेन्यू, एसेट्स हमारा इतना है, X% ऑफ रेवेन्यू. वैसे ही हम लोग कोई भी चीज का एक्सपेंडिचर या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करते हैं, तो हम लोग यूजुअली जीडीपी के परसेंटेज से उसको डिनोट करते हैं. सो दैट जीडीपी एक बेस फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, इट इज इट डिनोट्स हाउ गुड और बैड द इकोनॉमी इज डूइंग, if it is growing, at what percentage it is growing, whether it is in line with your expectations. बहुत सारी bodies है, independent bodies है, government bodies है, जो जीडीपी estimates देती है, growth rate forecast करती है. ultimately वो forecast हमारे actual जीडीपी से मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, क्या वेरिएंस रह जाता है, वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होती है फ्रॉम बीइंग, मतलब मैनेजमेंट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है या फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट दिस इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टार्टिंग योर करियर, बिकॉज आपको जीडीपी और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस तो थोड़ा बहुत बैलेंस शीट आना ही चाहिए, irrespective of whatever career you pursue, either HR, marketing, whatever you do in life. But these are the basic things that you should know. We have some basic, parameters or methods to estimate it, but we'll talk about it after some time. यस। सो गाइज, आई एम होपिंग कि जीडीपी का बेसिक समझ में आओगे। सो एवरीथिंग विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ओके, उसको उसके सो इफेक्टिवली हमने यहाँ पे क्या किया है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी को समेशन कर दो इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, तो बन गया जीडीपी। ठीक है, होपिंग समझ में होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मेजर जीडीपी। ओके, क्लियर है ना? चेतन इज सेइंग कि सर वो कंजुगेट है क्या? कहाँ है कंजुगेट भाई? ठीक है, रुक जाओ, एक 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 बार स्पेसिफिकली बात करते हैं। सबसे पहले अपना तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है दोस्तों फॉर मेजरिंग: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। ठीक है, सो होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चलता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, मोस्टली सब कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तीन आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं: इनकम, एक्सपेंडिचर, आउटपुट। आयुष, हाउ वुड यू गो अबाउट इनकम मेथड? क्या करते हैं Yeah. कैलकुलेट करते हैं? सो बेसिकली जो हमारा जीडीपी का जो एस्टिमेट निकलता है, वी फॉलो थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स. और ये तीनों मेथड्स से हमारा जीडीपी का जो काउंट या मेजर या जो भी एस्टिमेट आता है, वो बिल्कुल सेम आता है. ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट 20-30 मिनट्स. तो सबसे पहला मेथड जो है, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, इज इनकम मेथड. सो इनकम मेथड बाय नेम ही हमें समझ में आ रहा है कि सम टोटल ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि whenever you are
बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो किसी का तो इनकम बन के आ रहा है, ठीक है। तो वो इनकम जनरेशन भी तीन तरह का हमारा हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं। सबसे पहला होता है कि जो आपको सैलरी या वेजेस मिलता है, दैट बिकम्स वन कंपोनेंट ऑफ इनकम, वन कंपोनेंट ऑफ नेशंस इनकम बेसिकली, जिसको हम लोग इनकम से डिनोट करते हैं, जो कि आपको यू नो जो कि आपको एक एज अ योर रेम्युनरेशन मिल रहा है टुवर्ड्स द जॉब वर्क विच यू आर रेंडरिंग फॉर योर एम्प्लॉयर, ठीक है। सैलरीज हो गया, जो सैलरी लोग हम लोग जो पेरोल पे हैं, जो फॉर्मलाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में काम करते हैं। वेजेस वो हो जाते हैं जो डेली वेज वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, या जो कोई फैक्ट्री वर्कर्स है, जो इवन गिग इकोनॉमी बिकम्स अ पार्ट ऑफ वेजेस। सो ये सारे वर्कर्स हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं रहता है, राइट। जैसे जो है वो उसको महीने का 20 दिन काम मिलेगा, 10 दिन काम नहीं मिलेगा, उसको डेली वेजेस पे काम करता रहता है। सो दीज टू कंपोनेंट्स बिकम आपका इनकम। दूसरा जो होता है कि अब आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आपने अपना खुद का बिजनेस कर रखा है, स्टार्टअप कर रखा है, ठीक है। तो उसमें जो बिजनेस है, सपोज कुछ भी यार, बुक सेलर हो आप, तो उसमें जो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट या मुनाफा जो कमाते हो साल के अंत में, रेवेन्यू नहीं, जो इनकम आप कमाते हो जिसको हम लोग प्रॉफिट्स बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो इट बिकम्स आपका प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस, ठीक है। और तीसरा हो गया कि सपोज आपके पास बहुत सारा पेरेंटल वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या फिर खुद का प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे लगा रखा है, बिल्डिंग रेंट पे दे दिया है, मकान रेंट पे दे दिया है, शॉप्स रेंट पे दे दिया है, उससे भी आपको एक अच्छा खासा इनकम या रेंटल इनकम जनरेट होता है। तो ये तीन बहुत मेजर कंपोनेंट होते हैं, राइट, जो कि जिनका हम समेशन करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो इट बिकम्स आवर जीडीपी का एस्टिमेट। ऑल्दो इसमें एक चीज हमारे जानने वाली बात होती है कि ये दीज ऑल आर रिपोर्टेड इनकम, राइट, जो कि जिसका एक अकाउंटेड इनकम बेसिकली, देयर आर सर्टेन पोर्शन ऑफ अन इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी, जो कि इसमें अकाउंट नहीं हो पाता है। ये बेसिकली कुछ जो एरर्स होते हैं, बेसिकली तीनों ही मेथड्स में कुछ ना कुछ एरर्स रहेंगे। हम लोग 100% ऑफ जीडीपी वी कैन नॉट इंक्लूड और एस्टिमेट, बट वी विल ऑलवेज गेट अ वेरी गुड एंड रफ एस्टिमेट कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है। तो ये बेसिकली हमारा पहला इनकम मेथड था। यप। सो आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे ये है, विच आयुष मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, कि आप इनकम मेथड इजियर टू अंडरस्टैंड है लेकिन डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है। उसका रीजन यही है कि बहुत सारा पार्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो आपका अनऑफिशियल इकोनॉमी भी होता है, करेक्ट। एंड देर आर वेरियस एस्टिमेट्स दैट से दैट कि इनफॉर्मल इकोनॉमी इज एज गुड एज द फॉर्मल इकोनॉमी, राइट। सो that is something which again goes out of the radar, difficult to understand, and therefore there are different methods to sort of cross verify and reconcile, right. So income method is one method to do it, but again, since there are loose ends, there are gaps, therefore there are other methods to also calculate your your GDP. So having said that, let's quickly get across to the other important elements also. कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ बढ़िया टेबल्स आपको दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो है ना। अच्छा, आयुष के पास चलते हैं फिर से। आयुष, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में क्या ख्याल है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? या सो दिस इज द easiest method to understand and infer in terms of calculating the GDP। ये हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफली लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। सो जैसे मैंने बात करी कि इकोनॉमी में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि देर आर वेरी मिनिमल लीकेजेस, कि मेरा एक्सपेंडिचर बिकम्स किसी और का अर्निंग, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने अर्निंग इनकम की बात कर दी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, कि हम लोग किस किस तरह से स्पेंड करते हैं, जो कि इन टोटालिटी हमारा जीडीपी को एस्टिमेशन में हेल्प करता है। सो पहला हमारा जो होता है विच इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय अस, जो भी हम कंज्यूम करते हैं इकोनॉमी में, जितने भी लोग हैं, वो उनका एक समेशन होता है, जिस तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो सम होता है, दैट बिकम्स सी, विच इज डिनोटेड बाय सी, विच इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, एमपीएस, बेसिकली कि आप 100 रुपए कमाते हो तो 100 के 100 खर्च करते हो, 90 खर्च करते हो, या 60 खर्च करते हो, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इकोनॉमी, बट बहुत आगे का चीज है ये। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली व्हेन यू आर स्पेंडिंग 80% ऑफ योर इनकम, 20% आप सेव कर रहे हो इन द फॉर्म, आप बैंक में डाल दे रहे हो, आप कहीं स्टॉक्स में लगा दे रहे हो, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, राइट। आप
आप कुछ असेट्स खरीद ले रहे हो, ठीक है? तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने से बचे हुए पैसों से करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगेन, इन्वेस्टमेंट इज मेजरली अंडरटेकन बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह के होते हैं, ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड। एक बेसिकली होता है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है जो हमेशा रहता है इकोनॉमी में। उसके बाद दूसरा तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करेगा, बढ़ेगा घटेगा, उस बेसिस पे हम लोग दूसरा कंपोनेंट वैरी करते हैं। बट अभी के लिए आप मान के चलो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो भी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, जिसके कारण जॉब क्रिएशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बन रहा है, और लोग और पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो दूसरा कंपोनेंट आई हो गया। Third was government expenditure. Again, government expenditure is always fixed and it is not dependent on the economic condition. Even आप ये मान के चलो कि इकोनॉमी अगर डाउन टाइम में तो जी बढ़ जाएगा, राइट? सो जो सरकार जो भी खर्चा करती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कर रही है, प्लान एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, जितने भी उनके बजट में उनके फोरकास्टेड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, तो वो जी के फॉर्म में आ जाता है, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है। सपोज एक एक एक्सप्रेस वे बनवा रही है, उस एक्सप्रेस वे बनाने में ही कितना जॉब क्रिएशन होगा। आप राइट फ्रॉम, अगर आप एक वैल्यू चेन पढ़ोगे कि वो कंक्रीट आ रहा है, मिक्सर्स आ रहे हैं, लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं वहां पे, कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडीज काम कर रही है, म्यूनिसिपैलिटीज काम कर रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगेन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज डन नॉट फॉर प्रॉफिट बट ऑलवेज फॉर द इकोनॉमी का वेलबींग के लिए। एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स होता है बेसिकली हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग हमेशा इसमें नेगेटिव रहते हैं कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है। सो ये कंपोनेंट हमारा नेगेटिव में शो करेगा, इसलिए ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। बट कुछ डेवलप एडवांस इकोनॉमीज होती है जिनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो उनका एक पॉजिटिव फिगर शो करेगा। या चाइना या फिर यूएस, जो भी हो गया, मतलब चाइना इज अ वेरी गुड एग्जांपल, राइट? सो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेकेंड एस्टिमेट, सी प्लस आई प्लस एनएक्स बोल दो, या एक्स माइनस जी, जी प्लस एक्स माइनस एन। सो दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट जिसे हम लोग मेजर करते हैं। दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड। एब्सोल्युटली। सो आई एम होपिंग ये वाला समझ में आ होगा। तो सिंपल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तुम्हारा सी हो गया प्राइवेट कंजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेट्स से मैगी खरीदते हैं, ट्रॉपिकाना खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं वो सब सी में आ जाएगा। ठीक है, धनिया खरीदते हैं ना, ये सब प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। करेक्ट। ओके। अच्छा, अरिजीत इज सेइंग कि सर व्हाई डू वी इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट? अरिजीत, इट एंटायरली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट्स, राइट? एंड काफी सारा डायनामिक्स है उसके अंदर, उसको अलग से एक दिन सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा, लंबा टॉपिक है। अभी के लिए टू इफेक्टिवली फोकस ऑन जीडीपी, तो वो अपना प्राइवेट कंजम्पशन वाला एलिमेंट आ गया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे क्या है? वो अपना बन जाता है आई, विच इज आपका इन्वेस्टमेंट, जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, यहाँ पे वहाँ पे, जो सारी चीजें आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल मैंने लिखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कितने लोगों ने देखा? ठीक है ना? तो ये सारी की चीजें जो गवर्नमेंट पुल बनवा रही है, रोड बनवा रही है, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? एंड देन फाइनली आपका नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स क्योंकि तुम्हारा जो एक्सपोर्ट वाला एलिमेंट है वो इफेक्टिवली तुम्हारी कंट्री में ही बन रहा है और वो बाहर जा रहा है, तो जो यहाँ से बाहर जा रहा है वो एक्सपोर्ट हो गया, बहुत सिंपल टर्म्स में। और जो बाहर से अंदर आ रहा है वो इम्पोर्ट हो गया। करेक्ट, जो बाहर से अंदर आ रहा है वो ऑब्वियसली तुम्हारा इकोनॉमी को बिलोंग नहीं करता है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सो आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ओके। अब देख, एक तो इम्पोर्टेंट चीजें, चीजों के बारे में बात करते हैं। Okay, why are only profits of private sector businesses considered for income? What about government businesses? आर्यन, गवर्नमेंट्स आर प्राइमरली नॉन प्रॉफिट्स, राइट? तो गवर्नमेंट के केस में तुम्हारा वो लेबर वेजेस एंड सैलरीज में काउंट हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर। प्रॉफिट्स क्योंकि इफेक्टिवली तुम्हारे जो, अगर तुम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से दो चीजें करता है, तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है तुम्हारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट जो है वो किसी ना किसी का वेज एंड सैलरी में आ जाएगा। तो इफेक्टिवली जो तुम काउंट कर रहे हो, वेजेस एंड सैलरीज, वो डबल काउंट हो जाएगा अगर रेवेन्यू ले लिया तो। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। तो डबल काउंटिंग नहीं करने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट लेते हैं। आई एम होपिंग ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है। क्विकली चेकिंग अबाउट द अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। ओके, ऑल राइट। चलो आगे चलते हैं। ये वाला यहाँ तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया, इंटरेस्टिंग। ओके, है ना? अक्षित इससे कि इफ गॉट नॉन प्रॉफिट्स है फिर लिस्टेड कैसे? अक्षित, लिस्टिंग का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है।
तुम्हें क्या लगता है जितनी लिस्टेड कंपनीज है सब प्रॉफिटेबल कंपनीज है? तो लिस्टिंग लिस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। लिस्टिंग का मतलब होता है कंपनी को पब्लिक कर देना। ठीक है, मतलब एनीबडी कैन इन्वेस्ट। अब मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से मामा अर्थ की लिस्टिंग हो जाती है तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मत करो भाई। ठीक है, पेटीएम का एग्जांपल लो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंपनी के का लिस्टिंग उसके प्रॉफिट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट पार्ट इज क्लियर। ठीक है ना? है ना? अच्छा। ठीक है ना? बहुत सारी एकेडमीज हैं और कुछ एकेडमी नहीं है। है ना? तो वो भी तुम समझ ही गए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इज दैट है ना? सो द आइडिया वेरी सिंपल है, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उस टाइप के। अच्छा, तो कितने लोगों को इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर है? अभी अभी जब अपन नंबर्स देखेंगे ना तो और क्लियर होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा नंबर्स देखेंगे तो अपने को और बढ़िया समझ में आएगा कि एक्चुअली ये सब चीजें हो कैसे रही हैं, चल कैसे रहा है। ठीक है, ओके। तो ये दोनों पार्ट्स आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज द आउटपुट मेथड। तो आयुष, आउटपुट मेथड के बारे में समझते हैं कि होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। सो अगेन आउटपुट मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मेथड्स टू नो कि होता क्या है बेसिकली। अब हम यहाँ पे हम लोगों ने इनकम देख लिया, अपना एक्सपेंस देख लिया। अब हम एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोड्यूसर बिहेवियर को यहाँ पे एग्जामिन करते हैं कि वो कैसे उसके आउटपुट से उसके जो फाइनल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज से हम जीडीपी कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो इसमें बेसिकली दो दो टर्म्स हमेशा आप याद रखें। फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच गेट्स प्रोड्यूस, एंड द अदर इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है। सो आउटपुट मेथड इज नथिंग बट इट इज अ समेशन ऑफ value added services at each stage of production of goods and services। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेसिकली क्या होता है। सपोज एक फॉर एग्जांपल कि हम एक बेकरी कंपनी है, सपोज मॉन्जिनीज है जो केक बनाती है। उसको 3 लेवल पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देख के आते हैं, हमें प्रोड्यूसर देता है फ्लावर। फ्लावर के बाद वो मॉन्जिनीस के पाता है आता है, उस वो बेक बेक करता है, राइट। बेक बेक करता है जो उसको बेकर कह लो। उसके बाद फाइनली बाजार में बिकता है। ठीक है। सो फ्लावर का आप ले लो सपोज रॉ मटेरियल। फ्लावर इज सपोज योर रॉ मटेरियल विच इज 100 रुपीज का फ्लावर ले लो। ठीक है। उसके बाद बेकर जो आया उसने अपने कुछ इनपुट्स डाले, अपने अपना कुछ वैल्यू एडिशन डाला उसमें। उसका फाइनल जो उसने सपोज वो अभी तक बन के आ गया है 120 रुपए का, उसको 20 रुपए का उसने अपना वैल्यू डाला। उसके बाद फाइनली वो मार्केट में आता है और वो 140 का सेल होता है, राइट। सो आप देखोगे कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक गलती कर जाते हैं कि वी टेक द समेशन ऑफ ऑल द फाइनल ऑल जो इंटरमीडिएट स्टेज में भी ना हम लोग सारा का वैल्यू ले लेते हैं। बेसिकली हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर गलती कर रहे हैं इसमें तो हम लोग 100 भी ले लेंगे क्योंकि फ्लावर बना था। उसके बाद अब जो बेकर जब बना लेता है तो 120 हम लोग ऐड कर देंगे, और फाइनली जो मार्केट में 140 का बिक रहा है तो 140 ऐड कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। वी बेसिकली क्या करते हैं कि जिस भी स्टेज में जितना वैल्यू एडिशन हुआ है वी ओनली ऐड दोज कंपोनेंट। तो पहला स्टेज सपोज कर लो कि अगर फ्लावर आ रहा है और वो मॉन्जिनीज ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहेगा, उसने अपने फार्म में उगा लिया। बेसिकली समझो कि उसका कोई इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है। जस्ट अज्यूम होता है तो 100 रुपए का वो आ गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं था, उसमें हम लोग कुछ नहीं माइनस करेंगे। बेकर ने जब 20 रुपए का वैलिडेशन किया बेसिकली, तो उसका क्या हो गया, आउटपुट 120 रुपए का हो गया। और उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या था, वो 100 रुपए जो फ्लावर वो लेके आया था, करेक्ट। तो इसमें इसका आउट वैल्यूडेशन 20 रुपए का हो गया, तो विल ऐड दिस 20 रुपीज। एंड मार्केट में फाइनली जब ट्रांसपोर्ट हुआ तो उस शॉपकीपर ने अपने रैक में लगाया, उसका अलग खर्चा होता है, उसने कुछ मार्जिन जोड़ा। तो उसने जो भी अपना एक्सपेंस लगाया, जो भी 20 रुपए का एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन किया, वो हम ऐड करेंगे। और उसका जो इनपुट कॉस्ट जो 120 रुपए में उसने केक खरीदा था वो हटा देंगे। तो बेसिकली जो फाइनल जो हमारा एस्टिमेट बनेगा, इट वुड बी जस्ट अ समेशन ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी 100 +20 +20 विच गिव्स यू 140, जो कि अल्टीमेटली आपका जो केक का दाम है 140 रुपए जो बिक रहा था वो है। अगर हम लोग गलती क्या करते, अगर हम इस स्टेज को फाइनलाइज गुड्स को ही ऐड कर दे तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम जो आता है इसको हम लोग डबल काउंटिंग बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, कि हर चीज दो दो बार तीन तीन बार काउंट हो जा रहा है, जो कि गलत होता है। वी जस्ट ऐड द वैल्यू एडिशन बिकॉज दैट इज द यूनिक कंपोनेंट दैट इज वो ऐड कर रहा है। जो वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको हम प्राइस करते हैं एंड वो ऐड करते हैं, दैट बिकम्स योर वैल्यू एडेड मेथड से जो जीडीपी एस्टिमेट होता है। या सो आई एम होपिंग कि ये वाला समझ में आया होगा। अगेन देखो, बहुत सिंपल बात है कि हर एक मेथड के अंदर कुछ ना कुछ छूट जाता है। करेक्ट, कुछ ना कुछ आपके गैप्स होते हैं, छूट जाता है, इसीलिए उसको रिकंसाइल किया जाता है ना? निखिल बोल रहा है, हाउ डू इकोनॉमिस्ट्स कंपाइल सो मच डेटा एट एवरी स्टेज? इकोनॉमिस्ट के बस की बात नहीं है भाई।
ठीक है, सरकार करती है, मिनिस्ट्री करती है, वी विल कम टू दैट, कौन सी बॉडी करती है कैलकुलेशन, उसके ऊपर भी आएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को दे दोगे वो पागल हो जाएगा। ठीक है, बैठ के एक्सेल में देख रहा है कि कौन कितना कोक पी रहा है। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू डू, इट ऑब्वियसली हैपेंस एट अ गवर्नमेंट लेवल, बिकॉज गवर्नमेंट हैज एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी खरीदते हो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, है ना, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगता है तो ऑब्वियसली अकाउंट हो जाता है कि कितने का प्रोडक्ट है। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा, राइट? सो देर इज, सिंस गवर्नमेंट हैज रीच एवरीवेयर, द गवर्नमेंट हैज एक्सेस टू ऑल द डेटा विच इज गेटिंग क्रिएटेड एंड ट्रांसमिटेड, राइट? दैट इज नंबर वन। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल आयुष टॉक्ड अबाउट वैल्यू एडेड। सो वैल्यू एडिशन सबको समझ में आया? एक इंटरेस्टिंग किस्सा बता देता हूँ। somebody in an interview in a past couple of seasons mentioned that I want to add value to this institute, correct? तो उसको क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज वैल्यू एडिशन। अब वो घुमा फिरा रहा है, इज इफेक्टिवली गिविंग इंग्लिश। ठीक है, सो वैल्यू एडिशन इज अ टेक्निकल टर्म, डू नॉट, एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ अ टर्म, डू नॉट यूज इट इन एन इंटरव्यू। Now you know value addition is a technical term which is used in economics, correct? So value addition is a technical element and therefore has to be understood before you actually talk about it in any context. तो ये तो सबसे पहला एलिमेंट हो गया तुम्हारा। तो सारे के सारे वैल्यू एडेड को अगर फॉर एग्जांपल हम कंबाइन कर देते हैं तो वो अपना बन जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आया। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको यहाँ पे समझ में आता है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, इज कि आपका नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, करेक्ट? तो एक तो ग्रॉस वैल्यू ऐड हो गया कि हर एक स्टेज पे जो आपका अमाउंट बन रहा है वो ऐड हो जा रहा है, प्लस नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। बिकॉज अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से 120 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा, उसके ऊपर 12% टैक्स भी जनरेट हो गया, करेक्ट? तो 120 रुपीज तो है ही, उसके साथ में 12% टैक्स ऑल्सो सरकार के पास जाता है, जो कहीं ना कहीं आपका फिर बाद में इन्वेस्ट होता है, विच इफेक्टिवली बिकम्स योर। सबको इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ में आता है? इफेक्टिवली जो आपका टैक्स जैसे सैलरीज के ऊपर कट जाता है वो सब आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, और जो आपका इनडायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज के ऊपर कटता है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है, जैसे जीएसटी हो गया, राइट? तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट, अब ये बताओ कि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लिखा हुआ है? सीधा इनडायरेक्ट टैक्स लिख देता। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग द वर्ड नेट हियर? हरबंस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इफेक्टिवली जब आप टैक्सेशन, जो आपका एलिमेंट है, टैक्सेशन एलिमेंट में से आप जब सब्सिडीज निकाल देते हो, बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको प्लो बैक कर दे रहा है, ठीक है, उसको वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है सिस्टम में, तो वो आपका हो जाता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इफेक्टिवली रिमूविंग सब्सिडीज, अगेन विच इफेक्टिवली डज डबल काउंटिंग, है ना? अब वही सब्सिडी दे दिया, वो फिर से फर्टिलाइजर में लगा दिया, फर्टिलाइजर से तुम्हारा फ्लोर बना, फ्लोर से तुम्हारा बेकरी में गया, बेकरी से फिर मार्केट में गया, वो डबल काउंटिंग ना हो इसीलिए सब्सिडीज को यहाँ से निकाल दिया जाता है ना? सब्सिडीज को, जिसको हिंदी में अनुवृत्तियां भी बोलते हैं, अनुवृत्तियों को यहाँ पे कर में से, इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, तो आपका बन जाता है ये वाला कंपोनेंट, जिसको हम जीवीए के साथ में ऐड करके अपना जीडीपी ऑब्टेन करते हैं। यहां तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। ये आपके तीन मेथड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, हरबंस गो अहेड। सर एक डाउट था कि हम जीडीपी को मार्केट वैल्यू पे डिफाइन करते हैं या फिर कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल, हमें हमारी दो टाइप ऑफ कॉस्ट होती है, एक सेलिंग प्राइस होगी और एक होगी अपनी कॉस्ट जो हमने कॉस्ट पे प्रोडक्शन हुई। हम जीडीपी को किस पे कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं? जीडीपी को हम मेजर करते हैं प्राइस पे, कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, एसपी। प्राइस पे मेजर करते हैं, कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ओके। प्राइस दैट इज जीडीपी इंपॉर्टेंट, एट एमपी कहते हैं टेक्निकली। है ना? तो जीडीपी और टेक्निकली, हाँ, टेक्निकली आप मार्केट प्राइस बोलते हो उसको। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस, अगेन तुमको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना, कि सेलिंग प्राइस और टैक्सेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। तो आपने यस सर। जो, अगर हमने यहाँ पे देखा जीवीए, है ना, जीवीए प्लस आपका नेट ऑफ टैक्सेस, दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट, आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। ठीक, गॉट इट सर। आपने थैंक फॉर यू। एग्जाम्पल 100 रुपीज के सामान में 20 रुपीज अपना प्रॉफिट ऐड किया, उसके ऊपर आपने 20 रुपीज और काम किया, आपने 140 में सेल किया, तो 40 रुपीज आपका वैल्यू एडेड हो गया, बराबर ना?
और इस 140 रुपए के सामान पे आपने 12% टैक्स जनरेट कर दिया, तो ये जो आपका अमाउंट हो गया, ये आ गया आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स में। ये जो 40 रुपए आ गया, ये वैल्यू ऐड में आ गया। ऐसे सारे के सारे वैल्यू एड्स को मिला के जीवीए बनता है। जो सरकार सब्सिडी दे देती है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जीडीपी बन जाता है। सबको समझ में आया? एकदम सिंपल। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, है ना? ओके, यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है? ओके चलो। चेतन सिंह की, सर आज से पहले मोटर और इन्वर्टर पढ़ा है, तो ये सब देख के अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो चेतन एक काम करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताओ। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जीवीए क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक, यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आया। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आ गया। ठीक, बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। ओके। Okay, now let me quickly move forward to another important element. Tanisha, you have a question? Go ahead. चलो, I think यस yes, सर। go ahead. हम्म। ये पूछना था कि सब्सिडीज भी तो एक्सपेंडिचर है, तो उसको क्यों निकाल रहे हैं जीडीपी से? जीडीपी से नहीं निकाला है, जीडीपी से नहीं निकाला है, डबल काउंटिंग से निकाला है। जो तुम सब्सिडी दे रहे हो वो भी वैल्यू ऐड में जाके जनरेट हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, गॉट इट। तो जीडीपी का, सो बेसिकली व्हाट इफेक्टिवली डबल काउंटिंग से निकाला है उसको। आई एम होपिंग कि समझ में आया। ठीक। अच्छा, अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर। कितने लोग ये नंबर देखना चाहते हैं? ये नंबर देखने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेजर कौन करता है। कुछ लोग अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि कौन मेजर करता है। एनी आइडियाज दोस्तों? एनी बडी यू कैन टेल अस कि हु इज मेजरिंग द जीडीपी, है ना? सो अनिकेत का आंसर सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि, है ना, कि इकोनॉमिस्ट कैसे मेजर करता है। तो इंट्रोड्यूसिंग मॉस्पी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मेजर करते हैं जीडीपी को। ठीक है, अब ऑब्वियसली अभी तो हम कौन से क्वार्टर में हैं? इस साल के जो आपका ईयर है 24-25, इसके कौन से वाले क्वार्टर में हम लोग हैं? क्वार्टर नंबर 3 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी इस साल का जीडीपी अभी आप डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो आप कौन से साल का जीडीपी डेफिनेटली बता सकते हैं? आप बता सकते हैं 23-24। जो 23-24 वाला जो आपका ईयर है, इस ईयर का आप जीडीपी बता सकते हैं। तो बताइए क्या है जीडीपी? व्हाट इज द जीडीपी ऑफ द लास्ट ईयर? और कोई डॉलर्स में नहीं बताएगा। ठीक है, हम सब इंडिया में बैठे हैं, आईएनआर में बात होगी। ठीक है, आईएनआर, वी अंडरस्टैंड आईएनआर। अपनी करेंसी को भाव देंगे, काय को फालतू की करेंसी, अलग दूसरी करेंसी को भाव देना। ठीक है ना? चलो, ओके। नाउ अलग अलग आंसर्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, रैंडम। 3.55 लाख करोड़। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक बेसिक सेंस देता हूँ। ओके, चेतन सिंह, व्हाई डू वी यूज डॉलर स्टैंडर्ड इवन इन आवर कंट्री? देखो भाई, सिंपल बात है। ठीक है, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता, और सुपर पावर ही रहता है। ठीक है, सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट यूएस, तुम्हारा डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी, एंड देयरफॉर आप मैक्सिमम कंट्रीज में जाते हो तो आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करके डॉलर लेते हो। करेक्ट? इफ यू ट्रैवल्ड एनीवेयर एल्स यू विल रियलाइज, जब आप अलग अलग जगह ट्रैवल करोगे तो आपको रियलाइज होगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा कि मेजर करता कौन है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये समझ लो कि जीडीपी के एस्टिमेट के डेट्स क्या होते हैं, वेरी क्विकली अभी। तो मॉस्पी जो है, वो मॉस्पी सबसे पहले आपका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट देती है जीडीपी का। ये कब देती है? ये देती है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। लास्ट ईयर आया था अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 जनवरी के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। उसके बाद आता है सेकंड एडवांस एस्टिमेट। ये कब आता है? ये आता है तुम्हारा एंड ऑफ फरवरी, 28 या 29 फरवरी को आता है सेकंड एडवांस एस्टिमेट। इसके बाद जब साल खत्म हो जाता है, उसके बाद सब कुछ पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट करके रिकनसाइल करके फिर देते हैं आपका प्रोविजनल एस्टिमेट। है ना, जैसे आप पास हो जाते हैं तो डिग्री मिलने से पहले प्रोविजनल मिल जाता है ना? उसमें ये लिखा होता है कि आप पास हो गए। ठीक है, अब चाहे जो भी ग्रह दशा हो, आप फेल नहीं हो सकते।
करेक्ट। सो सिमिलरली आपकी कंट्री के केस में भी आपका एक प्रोविजनल एस्टिमेट आता है जो आपके नंबर्स को फाइनली कंफर्म करता है ना। शिवम इज सेइंग कि शिवम अगेन इंडियन आईएनआर में आओ, है ना। बोल रहा है 50 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी हो सकती है। 50 ट्रिलियन मतलब कौन से वाले में, भारत में, येन में, आईएनआर में, किस चीज में, यूएस डॉलर में। 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर मुश्किल है। तुम इंडिया के साथ चाइना और यूएस को जोड़ दोगे तब भी मुश्किल है। ठीक है। सो द आइडिया इज के वो तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, इतना नहीं करने का है। आओ देखो, कम बैक। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए आपका जीडीपी ऑफ 23-24। अंडरस्टैंड द नंबर्स, लेट मी गिव यू द ब्रेकअप ऑल्सो। ठीक है, आई गिव यू द ब्रेकअप, आई शो यू सम वेरी इंटरेस्टिंग टेबल्स। सी आई कैन नॉट प्रिडिक्ट हाउ दिस ईयर इज अंटिल एंड अनलेस हाउ द लास्ट ईयर वेंट, राइट। तो लास्ट ईयर जब तक आपको पता नहीं होगा, आप इस साल का बता नहीं सकते कि अच्छा है कि बुरा है, करेक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस साल कितने से ग्रो कर रहे हैं, 5.4% से, तो अच्छा है कि बुरा है। सो टू अंडरस्टैंड दैट इट्स इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड द लास्ट ईयर फर्स्ट। ओके, तो पहले उसके बारे में समझेंगे। ओके, यहां तक आई एम होपिंग कि सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक दो और इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं फिर से आयुष की तरफ। आयुष, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो अपना नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, एक तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। और एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज जीडीपी वर्सेस जीएनपी। ये दोनों के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Correct. So basically there are two estimates of GDP. पहला एस्टिमेट जो होता है, एक होता है नॉमिनल एस्टिमेट और एक होता है रियल एस्टिमेट। सो व्हेन वंस जब हम लोग डिस्कशन शुरू हुआ था तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था स्क्रीन पे, सिग्मा पी आई क्यू आई, राइट, व्हिच इज द समेशन ऑफ ऑल द यू नो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको समेशन कर दिया। अब वो पी आई क्या है? प्राइस लेवल्स, करेक्ट। बट व्हाट प्राइस? हर साल इन्फ्लेशन आता है, करेक्ट। तो आज कुछ चीज हमें 10 रुपए का मिल रहा है, कल वो 12 का मिलेगा, 14 का मिलेगा। सो हम लोगों ने क्या किया कि अगर अभी भूल जाओ नॉमिनल रियल जीडीपी, अगर इस साल हम लोग 100 क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एंड हर किसी का दाम आज के ईयर में 1 रुपी है, तो मेरा जीडीपी 100 रुपीज हो गया। ठीक है। कल को हम लोग 90 क्वांटिटीज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और सबका दाम बढ़ के सपोज 1.3 रुपीज हो गया या 1.4 रुपीज हो गया, तो हमारा जीडीपी तो बढ़ा हुआ नजर आएगा, राइट। बट हम लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत कम हो गया ना, 10% से स्लैश हो गया। तो इस चीज को टैकल तो करना था किसी तरह। तो एक चीज तो हमारे को समझ में आया कि जो करंट ईयर प्राइस होता है ना, इट इज नॉट अ गुड एस्टिमेट टू मेजर जीडीपी, क्योंकि हर साल प्राइस लेवल विल इंक्रीज इवन इफ योर इकोनॉमी इज श्रिंकिंग एंड यू हैव अ ह्यूज इन्फ्लेशन, आपका जीडीपी विल ऑलवेज अपीयर टू बी अ ह्यूज फिगर। तो इस चीज को टैकल करना था। तो ये नॉमिनल जीडीपी जो होता है ना, तो वेन एवर यू एस्टिमेट जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जैसे इस फाइनेंशियल ईयर के प्राइसेस, पिछले साल के प्राइसेस, जो भी करंट प्राइसेस चल रहा होता है उस पे एस्टिमेट करते हैं, इट बिकम्स अ नॉमिनल जीडीपी। बट when we try to normalize this, when we try to have a solution to it, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक बेस ईयर फिक्स कर दिया कि FY XY इज माय बेस ईयर, और हम लोग जीडीपी जो उस साल से ऑनवर्ड्स कैलकुलेट करेंगे तो उसी साल के प्राइस लेवल से कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि पी को फिक्स करके रख दिया, पी बार कर दिया, राइट। अब हम लोग का क्यू चेंज हो रहा है। तो वो पी फिक्स हो गया, प्राइस लेवल्स फिक्स हो गया, एक बेस ईयर हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें क्लियर कट पता चल रहा है इकोनॉमी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, एंड दैट बिकम्स योर रियल जीडीपी। तो व्हेनेवर यू एस्टिमेट जीडीपी at a constant rate, at a base year price, that is called a real GDP. So that's the difference. यप। सो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसके ऊपर ये भी होता है कि बेस ईयर कौन सा लेना चाहिए, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, तो अगर आप करंट लेवल पे करंट प्राइसेस के ऊपर आप कैलकुलेट करते हो तो वो क्या हो जाता है, नॉमिनल जीडीपी हो जाता है ना। आज का प्राइस है, आज का ब्रेड का प्राइस को आज के ब्रेड के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए कर दिया, ऐड कर दिया, तो बन गया नॉमिनल जीडीपी। समझ में आया। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो इट्स नॉट अ गुड मेजर, मतलब दिखाने के लिए अच्छा है कि भाई बहुत बड़ा नंबर आ गया, मजा आ गया, राइट। लेकिन कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है।
करेक्ट, कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सही नहीं है? अब देख, बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर तुम्हारा लेट्स से एक्स नंबर था, ठीक है, और इस ईयर तुम्हारा लेट्स से लास्ट ईयर 100 था, और इस साल 105 है। तो तुम बोलेगा कि यार ये बहुत अच्छा नंबर है, 5% से ग्रो कर गया, इतना बड़ा इकोनॉमी है, 5% से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर तुम देखेगा ध्यान से कि इन्फ्लेशन ही 6% है, तो इन्फ्लेशन 6% है और तुम 5% से ग्रो किया, तो इनइफेक्टिवली तुम्हारा इकोनॉमी क्या हुआ है? श्रिंक हुआ है, करेक्ट, अगर तुम ध्यान से देखो। तो देयर फोर फ्रॉम अ कंपैरिजन स्टैंड पॉइंट यू विल ऑलवेज नीड अ बेस ईयर। कि भाई सिंपल बात है कि कैसे कैसे हम इसको करें। तो सिंपल करो, ये 100 को भी एक बेस ईयर के हिसाब से ले जाओ। तो 100 को तुम अगर एक बेस ईयर मान लो, जैसे लास्ट आपका लास्ट ईयर के लिए बेस ईयर क्या था? 2011-12। तो 2011-12 के बेस प्राइस पे लेगा इसको, तो मान लो लेट्स से 80 रुपीज आया। और ये 105 को अगर हम फॉर एग्जांपल सेम प्राइस पे लेके गए, तो हमें पता चला कि भाई ये 70, लेट्स से ये आपका आ गया 82 आ गया। तो आपका एक्चुअली ग्रोथ 5% का नहीं है ना, एक्चुअली आपका ये ग्रोथ है। तो जब आप एक बेस प्राइस पे लेके जाते हो, वो होता है बेस ईयर। जो होता है वो आपका कोई भी एक नॉर्मल ईयर को लिया जाता है, जनरली आपके 10-10 साल के अंदर अपडेट होता रहता है। 2011-12 आपका आखिरी बेस ईयर लिया गया था। लास्ट उसके बाद फिर लास्ट ईयर के अंदर देयर वाज सम कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ कौन सा ईयर को बेस लेना चाहिए, बिकॉज कोविड आ गया था, करेक्ट है ना? कोविड आ गया था, तो कोविड आ गया तो 2020-21 को बेस नहीं ले सकते थे, 21-20 को 21-22 को बेस नहीं ले सकते थे, तो इस वजह से बेस का डिस्कशन हो नहीं पाया। अब आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगले इस सीजन के लिए क्या बेस होना चाहिए। वो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, जो आपको आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है, जिसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़े, वॉर्स, ठीक है, खतरनाक कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि 2011-12 है, तो 2013-14 नहीं होगा। इट इज अ अ पीरियड विच इज स्लाइटली एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट लास्ट बेस, करेक्ट। तो क्योंकि प्राइसेस भी आपके अपडेट होते रहते हैं, मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो बेस ईयर भी चेंज होता रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आप इसके ऊपर रिसर्च करना, जब हम इस सीजन का डिस्कशन करेंगे तो हम इसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे। ठीक है, यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। क्लियर है? आर्यन सिंह, इफ नॉमिनल जीडीपी मेजरमेंट हैज दिस लूप होल, व्हाई डू वी कंसीडर इट? आर्यन, बहुत सिंपल है, टू अंडरस्टैंड द करेंट साइज ऑफ द इकोनॉमी, राइट, है ना? तो अगर हमें किसी साल से कंपेयर करना होगा तो रियल जीडीपी यूज करेंगे। अगर हमें बताना होगा, अब देखो बहुत सिंपल बात है, सब लोग अपना अगर अगर लेट्स से आपके कंपैरिजन के लिए रियल यूज करते हैं, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बताना हो तो हम नॉमिनल यूज करते हैं। होपिंग कि समझ में आया होगा। कैन अ बेस बी सेम इन टू डिफरेंट ईयर्स? यस चेतन, इट कैन बी। लास्ट ईयर का बेस भी 2011-12 था, और उसके पिछले साल जो जीडीपी कैलकुलेट किया गया उसका बेस भी क्या था? 11-12 ही था। तो आपका बेस ईयर जब तक नया बेस नहीं बनता है, या जब तक नया बेस एज सर्टेन नहीं होता है, तब तक सेम बेस रहता है। अब जैसे मान लो अगर 2022-23 को बेस बना दिया गया, तो अगले 10 साल फिर क्या होगा? यही बेस रहेगा, ये बेस आपका चेंज नहीं होगा। फिर आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद आपका बेस चेंज होगा। ठीक है, जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट कर चुके होंगे, ठीक है, 6 ईयर्स 8 ईयर्स डाउन द line after B school, that is the point in time where it will be done. Correct? Correct, Keshav. Every country will choose the same base year? Obviously not. Every country will have a different base year depending upon which year they believe is the right base for them in terms of जहाँ पे परफेक्ट नॉर्मल सी है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, उसको आप बेस ईयर लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। ओके, लेट मी क्विकली टेक सुमित, गो अहेड। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, दैट आपने अभी बोला वो जो कि इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इफेक्टिवली क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं सर? वो जैसे कि इन्फ्लेशन को माइनस करके, मतलब फिर से बताओ। जैसे आपने भी बोला सर कि जैसे जीडीपी जैसे 5% से ग्रो किया हम्म। और इन्फ्लेशन 6% से ग्रो किया, हम्म। तो इफेक्टिवली वो 1% श्रिंक हुआ है जीडीपी। नहीं, वन तो वो परसेंट श्रिंक नहीं नहीं। हुआ है ना। 1% श्रिंक नहीं हुआ है ना। देखो बहुत सिंपल बात है, ये 100 रुपीज लास्ट ईयर का नॉमिनल जीडीपी था। यस सर। इस साल में इन्फ्लेशन कुछ और था। हाँ यस सर, यस सर। यहाँ 105 हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेशन कुछ और था। यस सर, गॉट इट सर। समझ गए ना? ठीक है।
आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। हरबंस गो अहेड। सर इट इज नेसेसरी कि बेस ईयर करंट ईयर के आसपास ही होना चाहिए, बिकॉज 2011-12 बहुत ही मतलब पुराना ईयर है, तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। नहीं नहीं, हमने अभी हमने डिस्कार्ड नहीं किया। वी आर हु आर वी टू डिस्कार्ड इट। तो 2000 बेसिकली तुम्हारे एवरी 10 ईयर्स जनरली बॉल पार्क आपका ये नंबर अपडेट होता रहता है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पास मतलब 2012 मतलब। एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। मतलब आप मुझे बोलोगे कि 2025 में 2026 में हम 25-26 में जब हम करेंगे तो हम 24-25 को ले लेंगे, और जब 26-27 में करेंगे तो हम 25-26 को ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा आपका। फिर ओके। टिपिकली 10 साल तक वो सेम रहेगा, ताकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन हो सके। बार बार बेस अगर हम एडजस्ट करेंगे तो कंपैरिजन करने में डिफिकल्टी होगी ना। यस सर, गॉट इट, थैंक करेक्ट, यू। की समझ में आया होगा। ठीक, बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। ओके, compare real GDP increase percentage for countries with different base years does not provide a level comparison. See Nikhil, every country will want to measure it properly only. ठीक है, किसी का भी ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस नहीं होता है कि हम उसको जबरदस्ती इन्फ्लेट करें, बिकॉज वो मेजरमेंट उनके लिए भी जरूरी है। राइट, अब जैसे हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम एक्चुअली कितने से ग्रो कर रहे हैं। राइट, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज why every country will want to select the right base year. करेक्ट, आई एम होपिंग ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। ओके, है ना। ऑल राइट, अब यहां तक समझ में आया कि नहीं वो बताओ भाई सबसे पहले। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया चल रहा है, मस्त है। अब देखो भाई, बहुत सिंपल एक बहुत बेसिक बात आपको बताता हूँ। तो ये हो गया आपका इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉमिनल वर्सेस रियल। ठीक है, नॉमिनल वर्सेस रियल के अंदर बात करते हैं। Okay, when GDPs are compared across countries to see where they are placed, what GDP is considered? Akash, good question. So, why don't you explain this question? It's a very, very good one. Akash, go ahead. Akash, Sir, am I audible? yes, yes, go ahead. So, what I mean by that is when we say that India is the fifth largest economy in the world in terms of its GDP, Mhm. if we say that we compare all the GDPs across countries and we take real GDPs as comparison, won't each country have a different base year to calculate their GDPs and then come up with whatever GDP number to put forth for comparison? Okay, Akash, do we take real GDP for comparison across countries? Yeah, that's what my question was actually. So logically, I think we should be taking the nominal GDP, but then the nominal GDP, like you explained, has this thing where it doesn't consider inflation, and then it can give you a wrong picture of what your GDP is actually. So which one? It's a I'll, bit confusing. I'll talk about it. Let me Hmm. let me also quickly take Ayush's input on this, and then let's quickly summarize it. But it's a good thought process. Ayush, would you want to have a couple of pointers on this? Ayush, I think you are on mute. Yeah. Am I audible now? Yes, yes. So there are few metrics besides GDP, besides space year prices, जो कि हम लोग consider करते हैं whenever we try to compare our GDP with the top five economies, top seven economies of the world. There could be सबसे पहले we compare on the inflation. Then we also take into account the conversion rates, the currency conversion rates. It also depends on basically dollar ही हम लोग use करते हैं for conversion. Then there is a concept called purchasing power parity. We also take that into account. So there are various measures to take. Rightly said कि हर country का there would be a different base year price, different currency, but we take into account a common currency USD, and then we compare. Usually it is done, I think it's current year prices पे, but these are also the metrics besides prices जो कि हमें account करने पड़ते हैं while comparison. Correct. But then if you're taking current year prices to put forth our Akash, GDP. are you saying something because your voice is? Yeah. Yes, Hello, am I audible, sir? yes. Go ahead. Yeah. Yeah, so I was saying, so if you're taking current GDP prices to put forth our GDP for consideration, Mhm. wouldn't then that be a wrong sort of picture or not an ideally accurate picture for GDP consideration across countries? आकाश, उसके लिए तुम्हें दो तीन चीजें और समझनी पड़ेंगी। ठीक है,
तो फॉर Hmm. एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी? Yeah, correct. सो व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? So basically, the amount of things you simply put the amount of things you can buy with your currency right now in this year. If let's say you compare it with the US dollar. करेक्ट, करेक्ट। सो बेसिकली तुम अगर करंट प्राइस, सो इफेक्टिवली अगर लेट्स से मैं, इफ आई एम टेकिंग करंट प्राइसेस एंड द जीडीपी ऑफ इंडिया, ओके, Hmm. versus I am taking GDP of US. Okay, I am adjusting both for inflation, Correct. and then I am taking the purchasing power parity to understand कि भाई 1 रुपए यहाँ पे कितना खरीदेगा वर्सेस जो भी यहाँ पे 1 रुपए का कन्वर्जन वाला करेंसी है वो कितना बाई कर सकता है। Correct. And taking these two parameters, and there are a few smaller parameters also, I will calculate कि how do I compare the GDP of India versus GDP of US. So then what is the problem? इफेक्टिवली Hmm. मैंने ये एस्टिमेट कर लिया कि जो टोटल वेल्थ किसी कंट्री ने जनरेट किया, उस वेल्थ से उसी कंट्री में कितना माल बनाया या खरीदा जा सकता है। Hmm. Got it. तो मैंने यूएस के लिए कर लिया। दैट इज हाउ द कंपैरिजन हैपेंस, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। So basically, the entire list is made base keeping US as the base and then taking purchase power parity only. करेक्ट, करेक्ट, Understood. करेक्ट। सो आई एम होपिंग ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। सी, तनिषा इज सेइंग हाउ डू दे एडजस्ट जीडीपी और इन्फ्लेशन? तनिषा, बहुत सिंपल बात है कि आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से इकोनॉमी में जो आपका इन्फ्लेशन रेट है, उनकी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट है, आप उसको डिवाइड कर दो। आई एम श्योर यू हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, कैट वाली क्लास में तुमने छुट्टियां मारी हैं लगता है जम के। Correct. So you studied about multipliers, right? So that effectively, if you deflate it, you will get your inflation-free number. Correct. Let me take a couple of more inputs. Kshitish, go ahead. Hi, sir. Am I audible? Yes. Again, not from a finance econ background, थोड़ा dumb question हो सकता है. नहीं, नहीं, it's okay. But from what I've understood, real GDP is the more accurate representation of the situation in the country, right? No, that is not correct. That is not correct. So see, it's not about accurate or inaccurate. It's about purpose. अच्छा. सो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 साल को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 2018 के रेस्पेक्ट में 2023 में कैसा किया, या मुझे हम्म. लेट्स से 2020 के कंपैरिजन में 2023 में मैंने कैसा किया, वो अगर कंपैरिजन हम करना चाहते हैं, वो अगर मेरा पर्पस है, तो मैं रियल वाला नंबर उठाऊंगा। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई देखो ये झंडे गाड़े हमने इस साल में, ठीक है, तो मैं बताऊंगा नॉमिनल। समझ में आया? तो पर्पस इंपॉर्टेंट है, सही या गलत की बात नहीं है। So this goes into the next question. तो अगर deflation हुआ है country में, तो then nominal would obviously be lower than the real GDP ना? नो, इट विल नॉट बी। सबसे पहले तो ये बताओ कि डिफ्लेशन क्या होता है, उसके बाद चलेंगे। The market prices कम हो गए हैं essentially. मार्केट प्राइसेस कम हो गए हैं, तो भी तेरा रियल जीडीपी से कम कैसे होगा? देखो, एक चीज बहुत सिंपल अंडरस्टैंड करो। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि लेट्स से 2018 लेते हैं, 2019 लेते हैं, सो बट यू आर सेइंग कि यहाँ पे डिफ्लेशन हो गया, करेक्ट हम्म. है ना? तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल तुम डिफ्लेशन हो गया, तो इन विच केस तुम्हारा बेस तो वही 2011-12 वाला ही है। हाँ. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? चलो इन दिस थियोरेटिकल सिनेरियो हमारा बेस 2018 ले लेते हैं ये कि 2018, चलो 2018 ले लेते हैं। तो तब तो फिर नॉमिनल कम होना. तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा। हाँ, अच्छा तो ठीक है. अगर ठीक है सो ठीक है. भाई मेरे अगर नेगेटिव ग्रोथ हो गया तो क्या दिक्कत है? नेगेटिव ग्रोथ भी पॉसिबल है ना। हाँ. ऐसा थोड़ी है नहीं कि वही हाँ फिर वही नॉमिनल और उसका डिफरेंट यूज केस आ जाता है. ठीक है. बेसिकली नेगेटिव ग्रोथ रेट इज एन ऑल काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, पर हाँ. इट इज मैथमेटिकली पॉसिबल, नो, कि हाँ कोई इट इज पॉसिबल. ग्रो कर जाए, हो सकता नहीं है। वही मेरा क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू कि assuming real GDP is the more accurate representation of the country. नहीं, इट्स नॉट, आई वुड से अगेन, इट्स नॉट अबाउट एक्यूरेट इनएक्यूरेट, सही गलत की बात नहीं है। अगर हम्म. तुम्हें कंपैरिजन करना है हम्म. तो तुम रियल जीडीपी यूज करोगे, ठीक है. शो करेक्ट। ऑफ करना है तो नॉमिनल. हाँ, शो ऑफ करना है तो नॉमिनल। सो इट्स अबाउट पर्पस। ठीक. ठीक है ना? तुम फॉर एग्जांपल लेट्स से बाजार से फॉर एग्जांपल लेट्स से बिल्कुल बाजू में जाके तुम्हें धनिया लेके आना है, तो तुम मर्सिडीज नहीं निकालोगे ना, तुम स्कूटी से हम्म. जाके ले आओगे।
वर्सेस फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हें शो ऑफ करना है, पार्टी में जाना है, तो तुम लेट्स से मर्सिडीज लेके जाओगे। तो पर्पस अगेन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अच्छा, ऑलराइट, आकाश गो अहेड। सर माय follow-up क्वेश्चन इज लाइक आपने कंपेयर किया कि जीडीपी ऑफ इंडिया और यूएस का परचेसिंग पावर क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो सर उसके लिए कुछ एक प्रॉपर बेस लेता है क्या, कि लाइक लाइक गोल्ड की, वो लोग गोल्ड पे ही करता है कि इस पे, इस जीडीपी का, अगर इंडिया का जीडीपी इतना है इस ईयर का, तो वो लोग कितना खरीद सकते हैं यूएस उस तो गोल्ड। बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी का कैलकुलेशन, सो आकाश व्हाट वील डू इज वी विल डू अ सेशन प्राइमरली अगेन डेडिकेटेड एट सम ऑफ दीज डेफिनेशंस आल्सो, बट मैं उसको थोड़ा सा रॉ फॉर्म में समझा देता हूँ, बहुत सिंपल। इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं? बेस उसका एक बेस लेते लास्ट ईयर का, नहीं, और उसको। नहीं, इन्फ्लेशन ऐसे मेजर करते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, ठीक? वो बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस वेरिएशन कैसे हुआ है, उसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, करेक्ट? ऐसे ही होता है ना? तो यस। परचेजिंग पावर पैरिटी भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो लेट्स से $1 इन यूएस इज लेट्स से इक्विवेलेंट टू ₹100 इन इंडिया, ठीक? ओके। अब ओके। वो ₹100 इन इंडिया से, ठीक है, लेट्स से एक सर्टेन बास्केट है, वो बास्केट तुमने प्रिपेयर कर लिया, बास्केट के अंदर टमाटर है, आलू है, चीनी है, ठीक है, गुड़ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है उसके अंदर। तो ओके। ₹100 में लेट्स से आई कैन बाय 3 सच बास्केट्स, ओके। करेक्ट? और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूएस डॉलर है, मान लो $1 है, उससे आई कैन बाय ओनली 1 सच बास्केट। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो गया? इनटू 3। समझ में आया? तो पुट दैट इज हाउ कैलकुलेट परचेजिंग पावर पैरिटी। समझ में आ गया? ओके। ओके। रफ आइडिया मिल गया। डन, ठीक है। अमित गो अहेड। ओके, तो आई एम होपिंग ये वाला पार्ट भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है? सो जब आप न्यूज में सुनते हो ना अभिषेक, अगेन, तो आप जनरली आप नॉमिनल जीडीपी सुनते हो जब आप न्यूज में आपको बताया जाता है, या कहीं भी अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखा होता है तो आपका नॉमिनल जीडीपी लिखा होता है, ठीक है? आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। चेतन इज सेइंग कि सर जीडीपी कैलकुलेशन में कितना एरर परसेंटेज रहता है। आओ मॉस्पी क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। ओके, यश गो अहेड। अरे इंटरेस्टिंग वाले टेबल पे हम जा ही नहीं पाएंगे, चलो डाउट्स ले लेते हैं, यश गो अहेड। Hello, sir. Am I audible? यस। Sir, so my question was आपने बोला जैसे basket of goods we take for measuring inflation. सर सो जैसे इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, सब कुछ अलग अलग है सर। सो हर स्टेट में प्राइजेज अलग हैं। सो लाइक व्हाट स्टैंडर्ड वी यूज लाइक के मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस कहीं पे अलग होगा इंडिया में इटसेल्फ, और किसी स्टेट में अलग होगा। सो हाउ डू वी अराइव ऑन अ फिगर लाइक विच इज देखो, एक्यूरेट? उसके भी अलग अलग देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है? देखो बहुत सिंपल है, उसके दो मेजर्स हैं इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। सो वन की मेजर हियर इज ऑब्वियसली तुम्हारा एमआरपी होता है, और एक एमआरपी आई यस एम सर। श्योर सबको पता है एमआरपी होता है। अच्छा, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में एमएसपी भी होता है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर एमएसपी होता है, करेक्ट? सो दीज आर टेकन एज बेंचमार्क्स। जहां पे तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से एमएसपी नहीं होता है, उस केस में एक एवरेज प्राइसिंग लेके आप कैलकुलेट करते हो। आई एम होपिंग कि रफली समझ में आया होगा, यस सर, करेक्ट, ओके, गॉट इट। ठीक है? सो अगेन, फॉर एग्जांपल, टेक ईच वन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन इटसेल्फ इज अ टू हार्ड डिस्कशन। देखो, तो हम या प्राइमरली थोड़ा सा एक रफ सेंस बना रहे हैं ताकि हम जीडीपी को समझ सकें, बिकॉज अगर एक एक जीडीपी के कंपोनेंट में भी जाएंगे तो बहुत बड़ा। अब परचेजिंग पावर पैरिटी अपने आप में 2 घंटे का डिस्कशन है, करेक्ट? यस सर, तुम्हारा ओके। इन्फ्लेशन अपने आप में, तो हम प्राइमरली थोड़ा सा ओवरव्यू बिल्ड कर रहे हैं सो दैट एवरीबडी कैन गो बैक एंड स्टडी, ठीक है? तब जब हम इस साल का जीडीपी एनालिसिस करेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उस टाइम पे लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, करेक्ट? उनको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। दैट इज द एंटायर थॉट प्रोसेस। आयुष, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू comment on Yeah. one other important element before we show this very interesting table जो आने वाला है, विच इज जीडीपी वर्सेस जीएनपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Correct. Correct. So basically, the point that was being discussed abhi just now, the prices for different states would be different.
राइट? सो प्राइस लेवल पे क्या करते हैं ना, इट इज यूजुअली अ वेटेड एवरेज एस्टिमेट. सो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, कि जिस स्टेट का जैसा जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यू अटैच वेट्स टू इट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज यू गेट अ फाइनलाइज्ड प्राइस लेवल. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड थ्रू आउट this, and all of these parameters aspects are being covered thoroughly. जो मॉस्पी का यही काम है, so that उनका जो estimate होगा, it should be as close as the final number. So yeah, that was one point that I just wanted to highlight. Now, going to GDP versus GNP. So GDP, just to iterate, gross domestic product, and GNP is your gross national product. So इसमें एक component है which we add, and then it becomes a GNP. So basically the concept is uh, net factor income from abroad. So अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, that we are producing, we are consuming in India or in the domestic territory, right? So there are certain citizens of India, right? Or whenever we generate income from outside, we receive some payments from outside, right? From abroad, and there is some certain portion that we make payments to abroad nations, to foreign countries. उनका जो difference होता है ना, we also add that into GDP. Whatever income that we are minus whatever income or payments that we are making abroad, the difference gets added, which is called net factor income from abroad, NFIA, and then we add to it, and वो GDP से GNP कहलाता है. So that's the component that we also add. आई एम होपिंग कि आप सबने रेमिटेंसेस के बारे में सुना होगा. ड्यूरिंग दैट कोविड ईयर ये एक कंपोनेंट था जिसने इंडिया के जीडीपी को बचा लिया था. तो एक दो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे कोविड वाले साल में, उसमें एक रेमिटेंस था, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जो एग्रीकल्चर था, जिसने जीडीपी को बचाए रखा. अदरवाइज जीडीपी ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था. तो रेमिटेंस बेसिकली, जो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, है ना, जो फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने घर पे अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं, तो वो आपका रेमिटेंस में काउंट होता है. ठीक है ना. सो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके एडजस्ट हो जाते हैं, तब आपका जीएनपी बन जाता है. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? है ना. अच्छा, ठीक, यहाँ तक सही चल रहा है. अच्छा, आगे चलते हैं. बहुत ज्यादा, सो बेसिकली तुम्हारा पूरा का पूरा इकोनॉमी श्रंक हो गया था ना कोविड ईयर में, इसीलिए रेमिटेंस वाज अ गुड शेयर ऑफ दैट जीडीपी. अच्छा, अब जरा सा गौर से सुनना अबाउट द लास्ट ईयर. ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये वाला. ओके, करेक्ट. सो इफ देयर इज एन इंडियन इकोनॉमी अब्रॉड, देयर प्रॉफिट विल बी इंक्लूडेड. एब्सोल्युटली. सो श्रुतिक, बहुत सिंपल बात है. जो भी तुम्हारे जीडीपी जो है वो जियोग्राफी के हिसाब से कैलकुलेट होता है, और जीएनपी नेशनल्स के हिसाब से. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इंडियन नेशनल हूं बट मैं यूएस में काम कर रहा हूं, तो मेरी जो इनकम है वो आपका जीएनपी में ऐड करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई फॉरेन नेशनल है जो इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, मान लो फॉक्सकॉन की कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर लेट्स से जो लोग काम कर रहे हैं उनके इनकम को हम ऐड नहीं करते हैं. ठीक है, तो इफेक्टिवली वो जो एडजस्टमेंट है वो तुम्हारा नेट फैक्टर इनकम होता है, और जीडीपी से जीएनपी में आप मूव कर जाते हो. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब जरा गौर से देखो कि लास्ट ईयर हुआ क्या था. अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, real GDP has been estimated to grow by 8.2% in FY 23-24, okay, as compared to the growth rate of 7% in FY 22-23. Okay, nominal GDP has witnessed a growth of 9.6% in FY 23 over the growth rate of 14.2% in FY 23. तो अगर हम जब ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, तो ग्रोथ रेट हमेशा किसके बारे में बात करते हैं? करंट प्राइसेस, मतलब रियल वाला. ठीक है, तो जब भी हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो ग्रोथ रेट है ये आप भूल जाओ. ठीक है, इट्स नॉट समथिंग विच. तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रोथ रेट क्या है, तो ग्रोथ रेट आप बताएंगे विच इज द ग्रोथ इन द रियल जीडीपी, बिकॉज कंपैरिजन में हम क्या यूज करते हैं? रियल जीडीपी. आई एम होपिंग कि यहाँ समझ में आया होगा. ओके, है ना. सो अक्षित इज सेइंग, सो लाइक इंडियन कंपनीज जो बाहर आर देयर वैल्यूज आल्सो टेकन. अक्षित, जीडीपी में नहीं होता है, वो जीएनपी में होता है. हमने जीडीपी जीएनपी अलग से कर लिया, अभी हम सिर्फ जीडीपी की बात कर रहे हैं. डू नॉट कंफ्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा. तो आपका 8.2% का लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट बना था विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर. ठीक, अच्छा, तो ये वाला पार्ट समझ में आया. तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. तो आपका 8.2% हो गया, तो एक इंपॉर्टेंट नंबर ये वाला हो गया. दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो आपको मैं टेबल के थ्रू, तो फाइनली मैं अब आपको टेबल दिखाई देता हूँ, जिस टेबल के लिए इतना ताम झाम कर रहे थे,
वो टेबल अब फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है। नॉमिनल ग्रोथ रेट का मतलब बहुत सिंपल है हरबंस। अगर नॉमिनल नंबर्स को आप, ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस 1 × 100% कर दो तो नॉमिनल ग्रोथ रेट। अगर यहाँ पे ये वैल्यूज को रियल वैल्यू ले लो तो आपका रियल ग्रोथ रेट। समझ में आया? क्लियर? ओके, हरबंस गो अहेड। सर मैंने ये पूछना था, फॉर एग्जांपल अगर रियल जीडीपी ग्रोथ है तो हमें ये समझ आती है कि मेरी जो प्रोडक्शन लेवल्स है या मेरी वैल्यू एडेड है वो बढ़ी है। पर सर अगर जैसे हमने देखा नॉमिनल जीडीपी प्रीवियस ईयर की जीडीपी से कम ग्रो करी, सर उसका क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेशन, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। So you should not understand this is what the point is. So the point very simple is कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन और इस साल का इन्फ्लेशन, उसके पहले वाले साल का इन्फ्लेशन, उसके पहले वाले साल का इन्फ्लेशन, ये सब काफी उसके अंदर एक कंफ्यूजिंग या आई वुड से क्रिएट्स अ मेसी सिचुएशन। ठीक है। तो ओके। इफेक्ट सारे कंपोनेंट्स को हटा दो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम बात करें 23-24 की। तो 23-24 में लेट मी शो यू द टेबल। ये टेबल देख के बढ़िया समझ में आएगा, इसको देखो। यस सर। तो अब फाइनली जो पूरा का पूरा खेल हम अभी कर रहे थे ना, वो तामझाम अभी यहाँ आपको देखो समझ में आएगा। इफ यू लुक एट यहाँ पे, ये देखो प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ एनुअल जीडीपी है, ये आपका लास्ट ईयर का फाइनल कॉन्फर्मेशन है। ठीक है। जो मॉस्पी ने किया कि भाई ये देख लो, ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है साल भर का जो जीडीपी का परफॉर्मेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौर से देखो, अंडरस्टैंड। ये आपका है एट करंट आपका बेस प्राइस। तो बेस प्राइस पे ले लिया तो ये कौन सा वाला जीडीपी हो गया? ये हो गया रियल जीडीपी। तो बेस प्राइस पे ले लिया तो हो गया रियल जीडीपी। ठीक है। बेस प्राइस पे ले लिया तो रियल जीडीपी। अच्छा, बेस देखो लास्ट ईयर 2023-24 के कैलकुलेशन में कौन सा वाला बेस लिया है? 2011-12। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब जरा गौर से देखो। ठीक है। जितने भी यूएस डॉलर ये वो बोलने वाले लोग हैं कि 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर, हाँ ये देखो। तो आपका जो रियल जीडीपी था लास्ट ईयर का जो बना हुआ, वो था 174 लाख करोड़। ये था रियल जीडीपी का नंबर फॉर द लास्ट ईयर, 174 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। यहाँ पे देखो करोड़ है और यहाँ पे देखो 174 लैक्स है। समझ में आया? प्रोविजनल एस्टिमेट, इतने देर से बता रहा हूँ कि प्रोविजनल एस्टिमेट है। ठीक है आशुतोष। तो ये हो गया 174 लाख करोड़। कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा, 174 लाख करोड़ का ये आपका नंबर है। ठीक, यहां तक आई एम होपिंग कि सबको एकदम पिट्टू समझ में आया होगा। ठीक, बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। अच्छा, तो ये 174 लाख करोड़ का नंबर है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। जीवीए तो तुम समझ गए। देखो अब ये वाला जो कैलकुलेशन है ये कौन से वाले मेथड से किया है? ये वाला कैलकुलेशन देखो कौन से मेथड से किया है? वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड, है ना? आउटपुट मेथड यहाँ देख रहा हो, यहाँ देखो देखो यहाँ पे जीवीए लिखा हुआ है ना। फिर क्या दिया हुआ है? नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो इन दोनों को ऐड करके देखो ये नंबर ऐड हो रहा है कि नहीं? 158 + 15, मोटा मोटा 173 ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिखा हुआ है यहाँ पे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? ये देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ से कुछ कम हो गया है। ऐसा क्या है जो कम हो जा रहा है आपके जीडीपी में से? चलेंगे आयुष के पास, बट बिफोर दैट यू टेक अ शॉट। ओके आयुष, व्हाट इज इट इज विच इज कॉजिंग कि जीडीपी से एनडीपी का डिक्लाइन, और इफेक्टिवली है व्हाट इज इट दैट इज एक्चुअली कॉजिंग इट? Very good point and important to discuss. So basically, whenever we are producing goods and services, तो उसमें बहुत सारे capital goods भी होते हैं, right? So all these capital goods जो basically हमारे जो advanced manufacturing industries में यूज होते हैं, right? वो एक बहुत बड़ा component होता है हमारे जीडीपी का, right? तो वो साल भर में बन के रेडी रहता है। सपोज वो अप्रैल में बन के रेडी है, right? So there is something called depreciation of capital assets, which is a non-cash expenditure. ठीक है। तो whenever we subtract depreciation from GDP, तो हमारा NDP निकल के आता है। GDP is gross domestic product and NDP is net domestic product. करेक्ट। सो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। सो बेसिकली आसान भाषा में, सिंपल वर्ड्स में, आपके कंट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होता है ना? जैसे
अब जब आप फाइनेंस में जाएंगे तो थोड़ा सा और बेटर हम डिप्रिसिएशन को समझाएंगे फाइनेंस वाले सेशन के अंदर। पर आप बेसिक इस तरीके से समझो कि आज अगर तुम्हारे पास एक बाइक है, ठीक है, लेट्स यू हैव अ बाइक टुडे विच इज लेट्स से वर्थ 50,000, करेक्ट। तो वो जो बाइक है नेक्स्ट ईयर विल नॉट बी वर्थ 50,000, राइट। उसका वैल्यू कम हो जाएगा। उसका मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा बाइक का यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, राइट। तो 10 ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हर साल उसका वैल्यू 5-5 हजार से कम होता रहेगा, करेक्ट। तो इफेक्टिवली अगले साल तुम्हारा जो बाइक है वो 45,000 का हो जाएगा। तो जो भी कैपिटल एसेट या जो भी तुम्हारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो आपका वैल्यू में रिड्यूस होते हैं। तो जो वैल्यू में रिडक्शन आता है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये जो डिप्रिसिएशन है वो आप यहाँ पे अकाउंट करते हो, ठीक है। बेसिकली आपका जो डिप्रिसिएशन है वो आपका अकाउंट करते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया। हेमंत बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन रेट एंड इन्फ्लेशन रेट सेम होगा। सेम क्यों होगा? डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन वो तो अलग अलग चीज, वो तो आपका यूजफुल लाइफ पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट जैसे बाइक के केस में हमने देखा कि 50,000 से 45,000 हो गया, तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 5,000, है ना। सो मैं सिंह की इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारा मशीनरी होता है, ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब डिप्रिशिएट होता है। क्लियर है ना। सो एवरीथिंग एक्सेप्ट तुम्हारा लैंड डिप्रिशिएट्स। लैंड को छोड़ के हर एक चीज डिप्रिशिएट होता है, और वो डिप्रिसिएशन भी आप अकाउंट में लोगे ना। बेसिकली देखो सिंपल बात है, जीडीपी का क्या मतलब हुआ कि आपकी कंट्री ने क्या बनाया, क्या प्रोड्यूस किया एक साल में, करेक्ट। आपकी कंट्री ने, उनके लोगों ने मिलके एक साल में क्या बनाया, उसी को जीडीपी बोलते हैं, रफ भाषा में, एकदम क्रूड भाषा में, करेक्ट है। तो क्या आपने बनाया वो है जीडीपी। और जो आपने खो दिया एक साल में, उसको बनाने के दौरान आपने बहुत सारी चीजें खो दी ना, डिप्रिसिएशन हुआ, चीजें वेयर एंड टियर हो गई, मशीनरीज आपके बहुत सारे खराब हो गए। आप बेसिक तरीके से ये समझो कि जो आपने खो दिया वो डिप्रिसिएशन है। इसको और डिटेल में समझेंगे फिनेंस का जो आपका पहला सेशन होगा उसके अंदर, जब हम अकाउंट स्टेटमेंट्स में जाएंगे तो और डिटेल में डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो नेट ऑफ अगर हम डिप्रिसिएशन कर देते हैं, ओके, तन्वी सिंह व्हाट इफ अ प्रोडक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एक्सीडेड। तन्वी उसके अंदर रीवैल्यूएशन होता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन इज अ टर्म विच वी यूज इन फाइनेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और कंट्रोल अलग से उसको देखेंगे, ठीक है, वो अपना अकाउंट्स का डिस्कशन है, ठीक, समझ में आया। तो उसमें हम रीवैल्यूएशन करते हैं, उसका वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं, वो अलग डिस्कशन, ठीक। यहां तक सही चल रहा है कि नहीं? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो इसी का कैलकुलेशन, ये देख, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक और मेथड जो पढ़ा था आपने, एक्सपेंडिचर मेथड, करेक्ट। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा हो जाता है सी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, ये हो गया आई, और आपका नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये क्या हो गया? NX या X माइनस एम। तो C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम एक्चुअली अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है। उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी कंपोनेंट्स हैं, उनको आप इग्नोर, जैसे डिस्क्रिपेंसी है वो, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे ना कि यार ये जो आपका जो दोनों मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड से सेम कैसे आ जाता है? जहां पे सेम नहीं आता है वहां पे ये लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं हमारी तरह। कितने कितने लोगों ने जबरदस्ती कभी बैलेंस शीट मैच कराया है? ठीक है, जबरदस्ती बैलेंस शीट मैच कराया, मैं तो करा चुका हूँ भाई। तो आई एम श्योर आयुष ने, आयुष हैव यू एवर डन इट? यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, तो पता नहीं कि यू विल डू इट और नॉट, बट आई मैंने तो किया है। ठीक है, जहां पे मुझे समझ नहीं आता तब बी स्कूल के अंदर मैं वहां प्रोविजन डाल देता था कि भाई इतने से मैच नहीं हो रहा, प्रोविजन डाल दिया वहां पे, करेक्ट। सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टीचर भी सस्पेंस में है कि क्या हो गया भाई यहाँ पे, करेक्ट। आई एम होपिंग कि समझ में आया। ठीक है, तो अब जब तुम ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 173 लाख करोड़। और तुम्हारा ग्रोथ कितना था विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर? ठीक है, 23-24 में जो ग्रोथ था वो था 8.2%, और उसके पहले वाले साल में कितना ग्रोथ था? 7%। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर वॉज अ गुड फाइनेंशियल ईयर। यस में बोल फटाफट चैट में। तो लास्ट ईयर एक अच्छा साल था, बिकॉज लास्ट ईयर हमने पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़िया किया, करेक्ट। अच्छा, अब आते हैं जरा नॉमिनल जीडीपी के नंबर पे, जो आपको बताना है ना, हाथी के दांत। हाथी के दांत के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें हाथी के दांत, मतलब जो आपका नॉमिनल जीडीपी बनता है
2023-24 एट करेंट प्राइसेस, यहाँ पे ध्यान से देखो, वो बनता है तुम्हारा 296 या 295 लाख करोड़ रुपीस, 295 लाख करोड़ रुपीस। दैट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन INR। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस और नॉट बिफोर दिस, क्योंकि तुम ट्रिलियन US डॉलर में कैलकुलेट करने के आदी हो चुके हो, वो भी तुम कहीं से इधर उधर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि INR में है कितना, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि इस इन्वेस्टमेंट हाउस ने 1,000 करोड़ खर्चा कर दिया, उसने 2,000 करोड़, 296 लाख करोड़। नंबर देखो, और यू नो समझ आ रहा है इंडिया का औकात, समझ में आ रहा है। 296 लाख करोड़ इज द GDP। ओके, सो फाइनल GDP इज GDP ओनली, चेतन, ठीक है। जीडीपी, आपको जीडीपी पूछा तो जीडीपी भी बताते हैं, ठीक है। तो 295 लाख करोड़ इज द GDP ऑफ द कंट्री। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें दो चीजें और हैं। ये जो नंबर्स है वो आप फॉर एग्जांपल एक बार आप देख लो, पर इसको इग्नोर कर दो, मतलब इसको एक्चुअली आपको रजिस्टर नहीं करना है, ठीक है। देयरफॉर आई एम नॉट टॉकिंग। बेसिकली अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, लास्ट ईयर देखो, 22-23 से 23-24 में जो आपका रियल ग्रोथ था वो कितना था? 8.2% था, ठीक है। 22-23 में, 23-24 यहाँ पे जो आपका नॉमिनल मतलब करेंट प्राइसेस पे जो था वो कितना था? 9.6% था। समझ में आया? इनको इस वाले को भी हम ले गए 2011-12 पे, इस वाले को भी हम ले गए 11-12 पे, इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया? 8.2%। समझ में आया? इज द कैलकुलेशन क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, बढ़िया। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या। अच्छा, अगर सिमिलरली तुम 21-22 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो 21-22 में देखो, 21-22 में अपन लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने देखा कि रियल ग्रोथ कितना था? 7%, है ना। रियल ग्रोथ कितना था? 7%। लेकिन नॉमिनल ग्रोथ कितना दिखाई दे रहा है? नॉमिनल ग्रोथ कितना दिखा रहा है? 14.2%, ठीक है ना। समझ में आया? तो एक्चुअली 21-22 से, 21-22 और 22-23 में आपका यहाँ पे देखो, इस 7 से 14 हो गया। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा कि हम एक्चुअली जब कंपैरिजन करते हैं तो नॉमिनल नंबर्स को क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज कुछ भी रैंडम शिट आ रहा है इसमें, ठीक है। वो 7 का 14 बता दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली ग्रो किया 7% से, बता रहा है कि 14 से ग्रो कर गया है। Therefore, you will always use the real GDP numbers for the growth rate, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ग्रोथ रेट बताने के लिए, तो ग्रोथ आप रियल जीडीपी का बताइए। लेकिन अब पूछे कि जीडीपी है क्या आपके कंट्री की, तो आप नॉमिनल नंबर बता दीजिए। समझ में आया कि क्या बताना है, कैसे बताना? दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर इन एन इंटरव्यू। इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है ना? है ना? कई बार वो सामने से पूछ भी लेता है कि रियल जीडीपी नंबर है कि नॉमिनल जीडीपी नंबर है, करेक्ट? क्लियर है? सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द लास्ट ईयर दोस्तों। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। व्हाट वी विल डू इज वी विल शेयर। आप ये भी देख सकते हो कि कौन से सेक्टर ने क्या क्या आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। तो प्राइमरली अगर सेक्टर वाइज देखें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आपका। अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी देखें तो एग्रीकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग, ये वो दिस दैट। टर्शियरी सेक्टर हो गया होटल्स, ठीक है, पब्स, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब क्या हो गया? ये सब तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर हो गया। यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक, क्लियर है। तो अभी अपने को करना क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। वी विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट को हम रेफर कर रहे हैं, जो कि है आपका प्रोविजनल एस्टिमेट फॉर 23-24, इज व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर फॉर ऑल ऑफ यू टू रीड थ्रू। तो उसको एक बार प्रॉपरली रीड करना। हमने खाली एक ओवरव्यू दिया है, समझ में आया? तो आपको उसको एक बार रीड करना होगा। उससे होगा क्या कि आपका एक बढ़िया बेस बन जाएगा। उस बेस के ऊपर हम करेंगे अपना अगला डिस्कशन। जो हमारा अगला डिस्कशन इस सीरीज में होगा, मतलब इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में, वो होगा हमारा 7 जनवरी। बिकॉज 7 जनवरी को आएगा आपका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 24-25 जीडीपी। 7 जनवरी को आता है आपका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ 24-25। तो एक सेशन अपन लोग इस समय करेंगे,
इसके बाद इसका एक कंटिन्यूएशन सेशन जैसे आयुष ने आपको बताया हम करेंगे 1 फरवरी जब हमारा बजट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक और फॉलो अप सेशन करेंगे आपका 28 फरवरी और 1 मार्च जब आपका सेकंड एडवांस एस्टिमेट आ जाएगा, ठीक है। जब इस साल का प्रोविजनल एस्टिमेट आएगा तब तक आप कॉलेज में होंगे, तो वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। इज दिस पार्ट क्लियर? परफेक्ट, है ना। हाउ डू वी डिसाइड कि कौन से सेक्टर में पुट करेंगे? आशुतोष, ऑटो डिसाइडेड है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऑटो डिसाइडेड है कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, ठीक है, सिंपल बात। क्लियर यहाँ तक? आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया चल रहा है, ओके। आयुष, एनी inputs in terms of how should everybody go about getting ready and prepared for the next steps? Also correct. First of all, guys, now that you have some idea about the key terms, concepts, and how all these methods are, devised, how do we calculate it? Just glance through the document, एक बार document देख लो for your own understanding. At least just know certain facts and figures. Rightly said, कि growth rates क्या है, normal GDP क्या है, and how to compare two economies. एक बार वो भी देख लेना. First of all, like we see that जो तो 5 economies है, 5 top economies है, उनकी GDP देख लो, उनका क्या difference है वो देख लो. Secondly, जो last सेशन में हम लोगों ने की टर्म्स पढ़े थे रिगार्डिंग जो बजट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक बार देख लो and just go through it and just prepare yourself for the next session because we would be discussing the same thing, but वो इस साल का एडवांस एस्टिमेट था. तो once you know how things are being done, तो वो सेशन को समझ पाना और आसान हो जाएगा बिकॉज सेशन का फ्लो सेम होगा, बस नंबर्स थोड़े से रिफ्रेश होंगे. Yeah. So beyond that, what we will do is we will also share the macroeconomics book, NCRT. ओके, सो हैव अ लुक एट दैट। काफी सारे टर्मिनोलॉजीज यहाँ से आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जो आप चेकआउट कर सकते हो, विच इज नोन एज IBEF.org। इट्स अ गुड वेबसाइट टू गेट अ सेक्टोरल व्यू, ठीक है, कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, आप इसको भी देख सकते हो। इट्स अ गुड वेबसाइट, कम से कम बुक मार्क तो कर ही देना, ठीक है। सो कम से कम बुक मार्क तो कर ही देना, इट गिव यू अ गुड सेंस ऑफ सेक्टोरल व्यू ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ तक बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों, आई एम होपिंग दैट यू एंजॉयड दिस। वी विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉलोइंग दिस एज वेल, ओके। Obviously, it's very difficult to get a hang of everything in one day, but the objective of these sessions is also to spark interest. If I get interested, then it is easier for me to figure out things, go back, do some digging and learn, right? So the entire objective is to create a spark, and then obviously you are all smart people. I'm pretty sure that you will do a little bit of homework as well, correct? So what we'll do is we'll share some of these documents also with you on the group. Have a read at it, and wish you all amazing Merry Christmas and a Happy New Year also. Ayush, any parting thoughts? Nothing much, yeah. Just prepare well for your interviews and also for your upcoming exams as well. I think that is around the corner. This है. Also Snap का second window भी होगा. So just to keep your focus intact. अभी 1 महीने की बात है, then we'll start interview का preparation भी full-fledged way में. Yep. So guys, do well. Sort of invest time into writing your answers properly also. Okay. All right. Akash, go ahead. Hi, sir. So the sort of sector-wise and industry-wise, the numbers that we just saw, and we understood the meaning behind these numbers and how you read them actually. So have there been cases where in interviews you've generally been asked these numbers directly and you need to share your perspectives, or do they just want you to understand what it is that goes behind calculating the GDP, or if is it just an overarching view that they expect you to have? Okay. Ayush, your view, please. Can you please repeat? I was getting some
message on Teams. Can you please repeat So the question? basically, all of the minute things and details that we went into in terms of sector-wise numbers, industry-wise numbers for GDP. In interviews, have there been cases where they ask you direct numbers and you're expected to know them, or do you generally they expect you to understand what this means, your perspective on it, and an overarching view of what goes behind calculating GDP? So this depends on a lot of aspects, right? First of all, this will never be the first question, right? Key, what Yeah. was the, X percentage of contribution from the primary sector, secondary sector, so on and Hmm. so forth. First of all, they will also check your understanding, how deep, how thorough you are with the budget or with the budget estimates. Secondly, your background also matters. Hmm. Your conversation interview reflects from which background you're coming. If I come from an economics background, it Hmm. was clearly visible from the jargons, the words that I was using, and also my subject area interest also was Hmm. inclined towards that direction. So it depends. Essentially, all those numbers are not इतना expected नहीं होता है that you should know all these numbers. Basically, the very idea of these all sessions is to develop a perspective Hmm. that you should have some opinion that if we are contributing in certain sector in a certain way, is it good or bad? We should also be able to compare our economy with our our counterparts as well. जो top five economies है, how are their sectors doing? So it's more about opinion rather than just knowing the numbers. It's good to have things that if you remember those things, but again, ultimately in the interview pressure situations, we tend to forget numbers, at Yeah. least in this case. या सो आई थिंक ब्रॉडली जो तुम्हारे टॉप वाले नंबर्स हैं आकाश, वो अगर आप हैंडी रखते हो तो दैट्स गुड इनफ, मतलब जीडीपी का नंबर, ग्रोथ रेट का नंबर। बट अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान ले कोई एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, राइट? Yeah. फॉर देम इट्स अ अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इकोनॉमी का मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से 13%, 13% इज द कंट्रीब्यूशन। सो अगेन द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, अपने को ब्रॉडर नंबर पता है और मोटा Hmm. मोटा स्प्लिट पता है। ठीक है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हॉस्पिटैलिटी का लेट्स से 3% स्प्लिट है या 4% स्प्लिट है इकोनॉमी के अंदर, करेक्ट? सो दैट इज अ रफ आइडिया और अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इज गुड इनफ। ठीक है, जनरली वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके ये सब पूछते नहीं है। दे आर मोर इट्स मोर टू डू विथ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, correct? Understanding your perspective, understanding the thought process that you have, Got correct? it. अच्छा, for example जैसे after the session, can everybody here tell me that whether last year was a good year or not? Correct? So last year was a good year and you also have a reasoning for it, right? You Right. can't, मतलब ऐसे हवा में नहीं बोल देगा ना कि सर बड़ा अच्छा साल था, बहुत मजा आया, तो मैं तो 4 ट्रैक मार के आया। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए इज इट अ गुड ईयर और नॉट? दैट इज द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव टू डेवलप, एंड दीज नंबर्स गिव यू अ सेंस कि भाई 7% से ग्रो हुए थे रियल टर्म्स में, अब 8.25% से ग्रो हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस साल ग्रो हो रहे हैं कि नहीं उस नंबर से, ये समझेंगे अगले वाले सेशन में। तो हम भी एकता कपूर स्टाइल में ही छोड़ेंगे, ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल वो क्यूरियोसिटी बनी रहे, है ना? So I remember one question during my mock interview. So again, जो last की questions थे, it was purely related to academics, budget, and GDP itself. So मेरा last question था इंटरव्यू में कि ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं? ओके, तो बाकी सब लोग भी बताएंगे चैट के अंदर ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं। तो अगेन यही गलती मैंने की थी कि आई वाज टॉकिंग INR में, तो कोई बात नहीं करता है तो हम लोग ट्रिलियन पे बात कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन था कि जीरो कितने होते हैं, सो दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। करेक्ट, तो मिलियन में हो जाते हैं 6, सबको पता है। बिलियन फिर आप 3 और बढ़ा दो, ट्रिलियन फिर आप 3 और बढ़ा दो। सो काफी सारे लोगों ने 9 बोला चैट के अंदर, है ना? तो हो गया गड़बड़ वहां पे। तो है ना, ये ट्रिलियन विलियन में मत बताया करो, INR इज द बेस्ट। फिर वो पता चला ट्रिलियन में तुमने बता दिया, वो कन्वर्जन रेट पूछ लेगा। बढ़िया, एकदम INR में बताओ, वो दिक्कत टेंशन मत लिया करो लाइफ में, क्लियर है ना? वो फिर पूछा कि अच्छा कन्वर्जन रेट बता दो, ठीक है? तो एकदम सिंपल रखो भाई, इतना घुमाओ फिराओ मत, ठीक है? क्लियर? तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वाले सेशन के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्रिपेयर वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय। बाय आयुष। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, स्लीप वेल।